आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है चिमटियाँ, जिसकी लेखिका मीनू त्रिपाठी जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी चिमटियाँ। अरे सुनो, सुबह तुम्हारी नीली वाली शर्ट धोकर फैलाई थी, तुमने उतारी है क्या? आरती के कहने पर नरेंद्र ने अखबार से सिर उठाया और धीरे से ना में सिर हिलाकर वापस अखबार में डूब गए। पतिदेव की ना से व्यथित वह चौंक कर बोली, हाय राम, लगता है हवा में तुम्हारी शर्ट उड़ गई। क्या बात करती हो? अखबार वहीं फेंक कर नरेंद्र अपनी प्रिय नीली शर्ट को देखने बालकनी में आए। आरती बालकनी से झांकती हुई बोली, बड़ी बेकार चिमटियां लाए हो। पता है कितने कपड़े उड़ चुके हैं इन मरदूत चिमटियों की वजह से। जाऊं क्या नीचे? मिलेगी क्या शर्ट? वैसे मुश्किल ही है मिलना। सरीखे खुद से किए सवाल जवाब के साथ चिमटियों को कोसती वह तीसरी मंजिल से नीचे उतरी। नरेंद्र चिंता से नीचे झांक कर इधर उधर नजर दौड़ाकर अपनी पसंदीदा कमीज को देखने लगे। करीब 10 मिनट बाद आरती आई तो नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ, मिली क्या? नहीं मिली, हवा चल रही है, सो जाने कहाँ उड़ गई होगी। हवा इतनी भी तेज नहीं थी कि कमीज चिमटियों की पकड़ से छूट जाए। अरे काहे की पकड़, बड़ी बेकार निकली ये चिमटियां। बेकार होनी तो नहीं चाहिए, होम सिटीज की चीजें तो एक से एक नायाब होती हैं। अरे हाँ, महंगी और सुंदर चीजें हमेशा अच्छी निकलें ये क्या जरूरी है? आरती हल्का सा झंझलाई, फिर मायूसी से बोली, कभी कभी छोटी दुकान से ली गई चीजें ज्यादा टिकाऊ और बढ़िया निकलती हैं। बड़े मॉल से लेने का प्रलोभन हमें भारी पड़ गया। 3 कपड़े अब तक उड़ चुके हैं। आरती का चिमटी पुराण बहुत देर तक चलता रहा, पर भला हो सासू माँ के फोन का, जिसने उन्हें बचा लिया। हेलो के साथ अरे अब क्या बताऊं कहकर एक लंबी सांस के पश्चात आरती द्वारा कुछ देर पहले उड़ी टी शर्ट का सारा दोष पतिदेव पर ही थोपा गया। चिमटियों के अदूरदर्शी खरीदार पर संपूर्ण घटना का दारोमदार नरेंद्र पर डालते हुए खुद की वेदना संवेदना माँ के साथ सहज भाव से साझा की जाने लगी। अब क्या बताऊं अम्मा, इनको गली बाजार की दुकानें तो सुहाती नहीं हैं। भला बताओ मॉल से चिमटियां उठा लाएं, बस दिखने में ही खास थी, सब की सब बेकार निकली। आज मंजुषा दीदी की दी हुई शर्ट उड़ गई, पिछले हफ्ते मेरा दुपट्टा, और उससे पहले लबो लुआब यह है कि अपनी अम्मा के सामने पतिदेव की खरीदारी की समझ की धज्जियां जमकर उड़ाई गईं। कुछ देर अखबार के पन्ने उलटने पलटने के बाद नरेंद्र वहां से उठकर बालकनी में चले गए। जानते थे कि अब घंटे भर की फुर्सत हो गई। माँ बेटी अपने मन की एक एक बात जब तक कह सुन न लेंगी तब तक उनके दिल को सुकून न पहुंचेगा। बालकनी में गमले में लगी 2-4 पौधों की सूखिया पत्ती निकालकर पानी देकर करीब 10 मिनट बाद आए, तब भी वही टॉपिक छिड़ा पड़ा था। अरे हाँ माँ, संभाल कर लगाई थी, दोनों सिरों पर अटकाया था अच्छे से चिमटी से, पर चिमटी ही बकवास थी। अब उनमें शर्ट संभालने की नियत ही ना हो तो कोई क्या करे। आरती के मुंह से यह सुनकर नरेंद्र की हंसी छूट गई। समझदार अम्मा ने उस पर भी लापरवाही से कपड़े फैलाने की तोहमत लगाई होगी, तभी उसने चिमटियों का मानवीकरण कर दिया। भला हुआ जो आज इतवार के दिन पत्नी की मदद कराने की गरज से उन्होंने कपड़े नहीं फैलाए, वरना सारा दोषारोपण उन्हीं पर होता। आधा घंटा बीत चुका था, वह अभी भी धीमे धीमे अम्मा से बतिया रही थी। हल्की खुसफुस में चिमटियों का कोई जिक्र नहीं था। एक आध बार मोनिका भाभी का नाम सुनकर लगा कि विषय परिवर्तन हो चुका है। 45-50 मिनट बाद आरती ने फोन रखा और वहीं गुमसुम सी बैठ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नरेंद्र के पूछने पर वह बुझे बन से बोली, अम्मा की किस्मत भी कैसी है, इस उम्र में भी पूरे घर की जिम्मेदारी ओढ़े हैं। क्यों, क्या हुआ? बेटे बहू व पोती के होते हुए भी अब क्यों उलझती हैं?
खुद को गृहस्थी में। 70 साल की उम्र में कोई खुद को गृहस्थी में खुशी से झोंकता है क्या? तो अपने बहू बेटे से कहें। बहू से कहकर घर की कलह मोल लें क्या? और रही बात बेटे की, तो उसी का मुंह देखकर वह काम में जुटी रहती है। गिरीश भैया भी सब समझते हैं। सुबह जितना होता है काम करवा कर जाते हैं, शाम को अम्मा के काम में हाथ बटाते हैं। पर हमेशा ऐसे कैसे चलेगा? मोनिका भाभी ने तो भैया को गुलाम बना दिया है। ये बात गलत है आरती। मोनिका भाभी भी तो दफ्तर जाती हैं। तो क्या भैया नहीं जाते? रेवती को छोड़कर इन्हें पसंद किया। अम्मा की किस्मत में बहू का सुख नहीं लिखा है। आरती की बात का नरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह भली भांति समझते थे कि रेवती की ननद न बन पाने की कसक उनके ताऊजी के बेटे की शादी में जाकर बढ़ गई है। नरेंद्र के ताऊजी के बेटे की शादी में रेवती को देख अम्मा और आरती दोनों चौंक पड़ी थीं। नरेंद्र तब तक नहीं जानते थे कि रेवती भाभी का रिश्ता आरती के भाई के लिए आया था। अरे सुन, ये तो वही है ना जिसे हम देखने गए थे, पटपड़गंज वाली? अम्मा ने आरती से पूछा। तो वह भी विस्मय से भर गई। हाँ माँ, है तो रेवती ही, पर ये यहाँ कैसे? इनसे पूछती हूँ, रुको। नरेंद्र से पूछने पर पता चला कि रेवती उनके ताऊजी के साले की बहू है। हाय नरेंद्र, इसे हम गिरीश भैया के लिए देखने गए थे। मंदिर में दिखाया गया था, बिल्कुल झल्ली सी दिखती थी। अब देखो बहुत बदल गई है। रेवती ने भी आरती और अम्मा को पहचान लिया था, पर उनकी उपस्थिति में सहज रहते हुए अतीत से दूरी बनाए रखी। इसके विपरीत आरती और अम्मा जी पूरी शादी में उसे देखकर आहें भरती रहीं। लेडीज संगीत पर वह खुलकर नृत्य करती हुई किसी फिल्म की चंचल हसीना से कम नहीं लगी। शादी के कामकाज में उसकी फुर्ती और सुघड़ता देखकर आरती और अम्मा जी को महसूस हुआ कि उन्होंने नायाब हीरा पत्थर समझकर गंवा दिया। उस वक्त तो आरती अम्मा को समझाओ तुम, रेवती बिल्कुल सीधी साधी सी है, मेरे साथ नहीं चल पाएगी। गिरीश भैया ने आरती से मनोहार की और वह अपने बड़े भैया के पक्ष में खड़ी हो गई। अम्मा, गिरीश भैया कितने हैंडसम हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। इनके साथ के सभी दोस्तों की शादी नौकरी पेशा लड़कियों से हुई है। तुम एकदम घरेलू बहू ले आओगी। कुछ तो आजकल की मॉडर्न लड़कियों वाली बात हो। आरती के कहने पर माँ के घर परिवार जाना बूझा है, सरीखे तर्क कमजोर पड़ गए। फिर कुछ और रिश्ते आए, सभी में कुछ न कुछ खामियां दिखी, सो बात न बन सकी। उसी दौरान गिरीश भैया ने अपने एक दोस्त की शादी में मोनिका को देखा था। रंग रूप अति साधारण होते हुए भी भैया मोनिका पर लट्टू हो गए। सभी ने इसे शादी का योग संजोग मानकर भैया के लिए मोनिका को स्वीकार कर लिया। 2 लोगों की तनख्वाह आएगी तो घर चलेगा नहीं दौड़ेगा। यार दोस्तों ने भी यही पट्टी पढ़ाई और वाकई भैया दौड़ते ही रहे। मोनिका का बैंक बैलेंस उसके मायके वाले संभालते रहे, जबकि भैया अकेले लोन तले दबे सबको जाहिर करते रहे कि सुख सुविधा भरे जीवन की वस्तुएं जुटाने में मोनिका का बराबर का योगदान है। घर के कामों में वह अनाड़ी थी और अनाड़ी ही बनी रही। ऑफिस जाने से पहले वह ऐसी हड़बड़ी और हाय तौबा मचाती कि चाय का कप तक उसके हाथ में पकड़ाने में भलाई दिखती। शाम को जब घर आती तो थकी हारी वह बिस्तर में पस्त पड़ जाती। खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बुलाना भी गुनाह लगता। नौकरी न चल रही हो तो छोड़ दो, इस बात पर वह नारी अस्तित्व के झंडे तले खड़ी हो कहती, क्या मैं सब्जियां काटने रोटियां पकाने में जीवन खपाऊं? क्या इसी दिन के लिए मुझे माँ बाप ने पढ़ाया है? उसके बिखरते अस्तित्व को संभालने में ही घर की शांति मुमकिन थी। रिश्तेदारों को घर पर बुलाना और उनके घर जाना उसे गवारा नहीं था, पर अपने हम उम्र दोस्तों के संग घूमने फिरने के लिए वह सदैव तत्पर रहती। दोस्तों और मायके वालों के संग बिताया समय उसके लिए नायाब होता, पर ससुराल के
किसी भी रिश्तेदार के संग बिताया गया समय सजा याफ्ता लगता। अपने सर्किल में एक्टिव मोनिका ससुराल के किसी रिश्तेदार के आने पर उदासीन दिखती। सेजल के जन्म के बाद भी मोनिका का वही रवैया रहा। उसके लिए बच्ची को जन्म देना ही बहुत बड़ी बात थी। लालन पालन मैं करूंगी, तुम उसकी जरा भी चिंता मत करना, यह आश्वासन अम्मा ने उन्हें पहले ही दे दिया था। सो सेजल अपने पापा दादी के हाथों ही पली बढ़ी। आरती को याद आया कि शादी ब्याह के व्यस्ततम समय में भी रेवती अक्सर फोन लिए बैठी रहती। सब रेवती को चिढ़ाते कि तुम्हारी बिटिया 11वीं का इम्तिहान दे रही है या तुम, कितना परेशान होती हो। रेवती की बिटिया पढ़ाई में बहुत तेज है, बहुत ध्यान रखती है रेवती उसका, सब कहते। खुद उसने भी देखा कि कैसे रेवती अपने ससुराल वालों पर अपनी स्नेहमयी पकड़ बनाई थी। सास की दवा, ससुर के कपड़े, बेटी की पढ़ाई, पति के खाने पीने का ध्यान। वहीं किसी को यह कहते भी सुना, रेवती अब की आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगे तो बताना। प्रदर्शनी? अम्मा के साथ उसका भी मुंह खुला रह गया जब किसी ने बताया कि रेवती बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। प्रदर्शनी लगती है उसकी पेंटिंग्स की, विदेशों में भी जाती है। उनके सामने जब रेवती के व्यक्तित्व का एक नया कला पक्ष आया, तब अम्मा ने खुशी, दुख और विस्मय के मिले जुले भाव से आरती को देखा। उन्हें याद आया कि जब हमारी बेटी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है कहकर रेवती के पिता ने अपनी बेटी का यह गुण उजागर किया, तब सबने उसे बड़े हल्के में लिया था। साधारण साज सज्जा में सिर झुकाए रेवती किसी को रिझा न पाई। अपनी जात बिरादरी और जान पहचान की रिश्तेदारी द्वारा लाया गया रिश्ता अम्मा के अलावा किसी के मन न भाया था। रेवती के आचार व्यवहार के अच्छे होने की सूचना कई सूत्रों से मिली थी, पर अम्मा भैया को राजी न कर पाई। अम्मा, सिलाई बुनाई पेंटिंग वाला जमाना अब नहीं है। लड़की की शैक्षणिक योग्यता क्या है, करियर के प्रति उसका विजन क्या है, आजकल ये मायने रखता है, भैया ने झुंझलाकर बोला था। नरेंद्र के ताऊजी के बेटे की शादी में अम्मा ठंडी सांस लेते हुए बोली थी, रेवती बढ़िया लड़की थी, हम लोगों ने मूर्खता की जो छोड़ दी। धीरे बोलो अम्मा, अब इस बात का क्या फायदा, जो है उसी में खुश रहो। आरती ने अम्मा को तसल्ली दी, पर सच कहें तो उसके मन में भी रेवती जैसी भाभी न होने की कसक बढ़ गई। नरेंद्र के ताऊजी के बेटे की शादी में रेवती को क्या देखा, मोनिका मन से और उतर गई। हालांकि सच ये भी था कि मोनिका के कदम मन पर कभी पड़े ही न थे। अपने काम से काम रखने वाली मोनिका ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि वह अपने ससुराल वालों के मन पर पकड़ बनाए, उन्हें संतुष्ट रखने का कभी तो कोई प्रयास करे। वह तो बस निज हितों तक सीमित अपने में ही मगन थी। यदि साफ व कठोर शब्दों में कहें तो वह अव्वल नंबर की स्वार्थी थी। उसके विचित्र स्वभाव को अब सबने अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। अम्मा और उसकी बात तो छोड़ ही दिया जाए, अपने पति को रसोई में अम्मा के साथ जुटा देखकर भी उसे कोई ग्लानि नहीं होती थी। अम्मा के प्रति आरती को सहानुभूति होती और पत्नी के प्रति अम्मा का गुस्सा न फूटे, घर में कोई कलेश न हो। बस इसी जुगत में जहां गिरीश भैया चकर घिन्नी के माफिक घूमकर अम्मा के साथ रसोई का काम निपटवाते, वही अम्मा भी बेटे को कष्ट न हो, इस प्रयास में उम्र से परे जाकर खुद को घर गृहस्थी में लपेट लेती। आरती के जोर देने पर अम्मा काम वाली बाई से एक समय का खाना बनवाने लगी थी। कोई मेहमान आता तो गिरीश भैया अपनी पत्नी के ऊपर ऑफिस के लोड की कहानियां रचते, मेहमान को बाहर ले जाकर खाना खिलाते, क्योंकि घर में बहू का रसोई में कोई योगदान न होना, उसकी उदासीनता, ससुराल के लोगों से कोई जुड़ाव न होना समेत
कई उठने वाले प्रश्न उनकी पसंद पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते थे। अम्मा की चिंता निरंतर बनी रहती कि अभी तो वह जैसे तैसे सब काम संभाल रही हैं, पर भविष्य में ये घर कैसे चलेगा। मोनिका के पल पल बनते बिगड़ते मूड पर गिरीश भैया के सब्र का बांध कब तक बंधा रहेगा। अम्मा की हारी बीमारी में भैया ही रसोई संभालना सीखने लगे थे। बेटी सेजल अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर चल रही है। वह बखूबी समझती है कि उसके मम्मी पापा दो अलग अलग दिशाएं हैं। इसका पूरा फायदा उठाने से वह कभी नहीं चूकती। उसकी जो मांगे पापा और दादी पूरी नहीं कर सकते, वह अपनी मम्मी से पूरा करवा लेती है। सेजल अम्मा भाइयों के हाथों पली बढ़ी। उसके लालन पालन में भाभी का कोई योगदान नहीं रहा, पर बड़ी होती बेटी के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने का अवसर मोनिका भाभी कभी चूकना नहीं चाहती थी। जिस जिद को अम्मा भैया नकारते उसे भाभी स्वीकारती। वह सेजल की हर नाजायज मांग पूरी करके उसे अपने पाले में रखती। अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बेटी के प्रति अपनाया दोस्ताना व्यवहार सेजल को स्वार्थी बना गया है। उसकी बढ़ती मांगें और उद्दंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब वह भैया अम्मा के काबू में नहीं है और भाभी आंख मूंद कर बैठी हैं। गोया कि उनकी पकड़ अपनी बेटी पर भी न के बराबर है। घर के दरवाजे की बजती घंटी से आरती ने सोच विचार के दायरे से बाहर आते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि सोसाइटी का गार्ड हाथ में नीली कमीज लिए पूछ रहा था, साहब की शर्ट है क्या? नीचे पोर्च में एक गाड़ी के नीचे पड़ी मिली। अरे हाँ, इनकी है, वह खुशी से चिल्लाई। नरेंद्र अपनी नीली शर्ट को देखकर बहुत खुश थे। आरती ने सारी चिमटियां खोलकर रखते हुए कहा, आज से ये चिमटियां कभी नहीं लगाऊंगी। क्या करोगी इनका? करना क्या है, पड़ी रहेंगी, बस तार में नहीं लगेंगी। नरेंद्र अजीब नजरों से उसे देखते हुए बोले, तुम भी अजीब हो, बेकार हैं तो फेंको इन्हें। हाँ बेकार तो हैं, पर कितनी महंगी लाए थे। तो क्या हुआ, अपना गुड़ छोड़ चुकी हैं, इसीलिए इनकी जगह डस्टबिन में है। आज शाम को बाजार से दूसरी ले आएंगे। नरेंद्र द्वारा चिमटियों को फेंकने का फरमान सुनाने के बावजूद आरती ने उन्हें उठाकर एक खाली डिब्बे में डाल दिया और सोच में डूब गई। जगमगाती आलीशान बड़ी बड़ी दुकानों से मन को लुभाती वस्तुओं की खरीदी मन को सुख संतोष से भरे, यह जरूरी नहीं। चिमटियां भी सिखा गई हैं कि हमें देख समझकर परख कर ही खरीदें, वरना हम नुकसान ही पहुंचाएंगी। फिर रिश्ते बनाने में इतनी अदूरदर्शिता और जल्दबाजी कैसे दिखा गए? ये तो चिमटियां थीं, सो फेंक देने का आदेश मिला। पर रिश्ते फेंके और छोड़े नहीं जा सकते। रिश्ते बोझ ना बने, इसके लिए सोच समझकर ही जोड़े जाने चाहिए। कुछ देर के लिए खुशी देने वाला बाहरी रंग रूप चकाचौंध को सुंदरता का मानक समझना बेमानी है। अंदरूनी शुद्धता, त्याग और समर्पण ही जीवन को स्थिरता देते हैं। इसीलिए चिमटी हो या रिश्ते, इनके स्वाभाविक गुणों की परख और समझ आवश्यक है। आप सुन रहे थे कहानी चिमटियां। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।